वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का सर्वत्र सम्मान है तथा शिव और विष्णु आदि देवता सर्वत्र पूजे जाते हैं। यद्यपि यहाँ अनेक भाषाएं हैं, तथापि वे सभी संस्कृत से ही उद्भूत अथवा प्रभावित हैं। धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था भी सर्वत्र एक ही समान है। वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि सभी समाजों के आदर्श रहे हैं। प्राचीन समय में जबकि आवागमन के साधनों का अभाव था, पर्यटक, धर्मोपदेशक, तीर्थयात्री, विद्यार्थी आदि इस एकता को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते रहे हैं। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा चक्रवर्ती पद के आकांक्षी सम्राटों ने सदैव इस भावना को व्यक्त किया है कि भारत का विशाल भूखंड एक है। इस प्रकार विभिन्नता के बीच सारभूत एकता भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता बनी हुई है। जातीय तत्व आदिकाल से ही भारत में विभिन्न जातियां निवास करती थीं, जिनकी भाषाओं, रहन सहन, सामाजिक, धार्मिक परंपराओं में भारी विषमता थी। भारत में नृजातीय तत्वों की पहचान प्रधानतः भौतिक, भाषाई तथा सांस्कृतिक लक्षणों पर आधारित है। नृतत्व विज्ञान मानव की शारीरिक बनावट के आधार पर उसकी प्रजाति का निर्धारण करता है। इसके दो प्रधान मानक हैं। 1. सिर संबंधी सेफेलिक इंडेक्स। 2. नासिका संबंधी नेसल इंडेक्स। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्राचीन जनजाति में लंबे तथा चौड़े दोनों ही सिरों वाले लोग विद्यमान थे, जैसा कि प्राचीन कंकालों एवं कपालों से इंगित होता है। भारत में प्रागैतिहासिक मानवों के प्रस्तृत अवशेष अत्यल्प है, किंतु नृतत्व एवं भाषा विज्ञान की सहायता से यहाँ रहने अथवा आवृजित होने वाली प्रजातियों तथा भारतीय संस्कृति के विकास में उनके योगदान का अनुमान लगाया गया है। P0S0 गुहा ने प्रागैतिहासिक अस्थिपंजरों का अध्ययन करने के उपरांत यहाँ की आदिम जातियों को 6 भागों में विभाजित किया है। नेग्रिटो टव, प्रोटोआस्ट्रलाइड। 3. मंगोलियन, शोर, मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय। 5. पश्चिमी ब्रेकाइसेफलस, ब्रखिसीफाल्स। 6. नार्डिक। भाषाविदों ने उपयुक्त प्रजातियों को 4 भाषा समूहों के अंतर्गत समाहित किया है। 1. आस्टिक, आइज़ैक। 2. द्रविडियन। 3. इंडो यूरोपियन। 4. तिब्बतो चाइनीज। इनका विवरण इस प्रकार है। 1. नेग्रिटो नेग्रिटा। यह भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति थी। अब यह स्वतंत्र रूप से तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन इसके तत्व अंडमान निकोबार, कोचीन तथा त्रावणकोर की कदार एवं पलियन जनजातियों, असम के अंगामी नागाओं, पूर्वी बिहार को राजमहल पहाड़ियों में बसने वाली बांगड़ी समूह तथा इरुला में देखे जा सकते हैं। ये नाटे कद, चौड़े सिर, मोटे होंठ, चौड़ी नाक तथा काले रंग के होते हैं। इनकी प्रमुख देन धनुष बाण की खोज एवं आदिवासियों में मिलने वाले कुछ धार्मिक आचारों तथा 2-4 शब्दों तक सीमित है। हदन का विचार है कि बट पीपल पूजा, मृतक की आत्मा और गर्भाधान संबंधी मान्यता, स्वर्ग पद पर दानवों की पहरेदारी संबंधी विश्वास आदि। प्रोटोआस्ट्रलाइड, प्रोरोस्ट्रलॉइड ये भारतीय जनसंख्या के आधारभूत अंग थे तथा उनकी बोली आस्टिक भाषा समूह की थी। इसका कुछ उदाहरण आदिम कबीलों की मुंडा बोलों में आज तक पाया जाता है। तिनवेल्ली से प्राप्त प्रागैतिहासिक कपालों में इस प्रजाति के तत्व मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में उल्लिखित निषाद जाति इसी वर्ग की है। ये छोटे कद, लंबे सिर, चौड़ी नाक, मोटे होंठ, काली भूरी आंखें, घुंघराले बाल एवं चॉकलेटी त्वचा वाले होते हैं। रक्षक अधिकांश दक्षिणी भारत तथा मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों में इस प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, धार्मिक कार्यों में तांबूल, सिंदूर और हल्दी का प्रयोग, लिंगोपासना, निछावर प्रथा का प्रारंभ, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार तिथि गणना, नाग, मकर, हाथी, कच्छप आदि की पूजा का प्रारंभ। भारतीय संस्कृति को इस प्रजाति की प्रमुख देन स्वीकार की जाती है। 3. मंगोलावड़ ये छोटी नाक, मोटे होंठ, लंबे बड़े सिर, पीले अथवा भूरे चेहरे वाले होते थे। इस जनजाति ने पूर्व की ओर से भारत में प्रवेश किया। इस प्रजाति के तत्व मीरी, नागा, बोडो, गोंड, भोटिया तथा बंगाल असम की जातियों में मिलते हैं। इनकी भाषा चीनी तिब्बती समूह की भाषा से मिलती है। संभवतः मंगोल जाति के प्रभाव से ही भारतीय संस्कृति में तंत्र, वामाचार, शक्ति पूजा एवं कुछ अश्लील धार्मिक कृत्यों का आविर्भाव हुआ। मोहेनजोदड़ो की कुछ छोटी छोटी मृणमूर्तियों तथा कपालों में इस जाति के शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। 4. मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति की 3 शाखाएं भारत में आई
तथा अंतर विवाह के फलस्वरूप परस्पर घुल मिल गईं। तखोद मिश्रित रूप से उनके वंशज बड़ी संख्या में भारत में विद्यमान है। इनकी एक शाखा कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषा भाषी प्रदेश में, दूसरी पंजाब तथा गंगा की ऊपरी घाटी में तथा तीसरी सिंध, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सामान्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति का संबंध द्रविड़ जाति से बताया जाता है। इसके अस्थिपंजर सैंधव सभ्यता में भी मिलते हैं। ये लंबे सिर, मध्यम कद, चौड़े मुंह, पतले होंठ, घुंघराले बाल, भूरी त्वचा वाले होते हैं। इनकी प्रमुख देन है नौ परिवहन, कृषि एवं व्यापार वाणिज्य, नागर सभ्यता का सूत्रपात आदि। कुछ विद्वान द्रविड़ों को ही सैंधव सभ्यता का निर्माता मानते हैं, किंतु यह संदिग्ध है। भाषाविदों का विचार है कि भारत में भारोपीय भाषा में जो परिवर्तन दिखाई देता है वह भूमध्य सागरीय अथवा द्रविड़ संपर्क का ही परिणाम था। 5. पश्चिमी ब्रैकाइसेफलस। इनकी भी 3 शाखाएं हैं, अल्पाइन, डिनारिक तथा आर्मीनाइड। यूरोप में अल्पस पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्र में रहने के कारण इस प्रजाति को अल्पाइन कहा जाता है। गुजरात, बिहार, उत्तर तथा मध्य भारत में यह प्रजाति पाई जाती है। ये चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबी चौड़ी टांग, चौड़ा सिर, छोटी नाक, पीली त्वचा वाले होते हैं। इनकी डिनारिक शाखा बंगाल, उड़ीसा, काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल भाषी क्षेत्र में रहती है। तीसरी शाखा आर्मीनाइड है, जिसके तत्व मुंबई के पारसियों में दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति को इनका योगदान स्पष्ट नहीं है। शेक्स नार्डिक इस प्रजाति को आर्यों का प्रतिनिधि तथा हिंदू सभ्यता का जनक माना जाता है। ये लंबे सिर, श्वेत व गुलाबी त्वचा, नीली आंखें, सीधे एवं घुंघराले वालों वाले लक्षणों से युक्त थे। सर्वप्रथम यह प्रजाति पंजाब में बसी होगी तथा वहां से धीरे धीरे देश के अन्य भागों में फैल गई।